जय हिंद दोस्तों, रक्षा करने के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है खुशखबरी, डीए 54.74% हुआ बैंक एम्प्लॉय का फरवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक। दोस्तों, डीए की कैलकुलेशन दो तरीके से होती है। जो बैंक के एम्प्लॉई हैं उनका अलग डीए कैलकुलेट होता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र सरकार के या फिर पेंशनर्स हो गए, उनका अलग डीए कैलकुलेट होता है। जो केंद्र सरकार के पेंशनर्स हो गए, कर्मचारी हो गए, उनका जो डीए कैलकुलेट होता है वो होता है एआईसीपीएन के आंकड़ों के आधार पे। और जो एआईसीपीएन के आंकड़े लिए जाते हैं वो 12 महीने के लिए जाते हैं। लेकिन जो बैंक के कर्मचारी हो गए, बैंक के एम्प्लॉय हो गए, उनका जो डीए कैलकुलेट होता है वो होता है 3 महीने के आधार पे। तो भारत सरकार तक ये आवाज पहुंचाई है कि जो बाकी पेंशनर्स हैं केंद्र सरकार के या फिर केंद्र के जो एम्प्लॉय हैं, उनका डीएडीआर कैलकुलेट किया जाए 3 महीनों के आंकड़ों के आधार पे। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी डिमांड रखी गई है भारत सरकार के पास, ताकि अच्छा खासा डीएडीआर आपका बढ़ सके। तो दोस्तों, जो अभी बैंक के एम्प्लॉई हैं उनका डीएडीआर हुआ है 54.74% और ये हुआ है फरवरी 2025 से अप्रैल 2025 तक। यानी फरवरी से जो इनकी सैलरी है वो बढ़ सकेगी इस डीए के हिसाब से। बैंक के एम्प्लॉय के लिए डीए की कैलकुलेशन 3 महीने के एवरेज के अनुसार की जाती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो बैंक के एम्प्लॉय है उनका जो डीए कैलकुलेट होता है वो 3 महीने की कैलकुलेशन ली जाती है, उसका एवरेज लिया जाता है, तब दोस्तों उनका डीएडीआर डिक्लेयर होता है। तो दोस्तों, एक लेटर है, ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन का। इनकी एक मीटिंग बैठती है, इनकी एक एसोसिएशन है जो इन चीजों को डिसाइड करती है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि जो डीए का फॉर्मूला है वो चेंज होना चाहिए केंद्र सरकार के पेंशनर्स के लिए और एम्प्लॉय के लिए, ताकि अच्छा खासा डीएडीआर आपका बढ़ सके। क्योंकि दोस्तों, महंगाई तो ज्यादा बढ़ती है लेकिन आपका डीएडीआर ज्यादा नहीं बढ़ता। इससे अच्छा डीएडीआर तो जो बैंक के एम्प्लॉय है उनका बढ़ जाता है 3 महीने के आंकड़ों के आधार पे, एवरेज लेके। तो इसलिए फॉर्मूला चेंज किया जाए पूरा। जो 12 महीने लिए जा रहे हैं उसको 12 महीने ना लेके 3 महीने लिए जाए डीए की कैलकुलेशन के लिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप नीचे कमेंट करेगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। एम्स में अब पूर्व सैनिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। ईसीएचएस और एम्स के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। दोस्तों, एक खबर आई है मेरे पास और इसमें यही लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एम्स में पूर्व सैनिकों को मिलेगा कैशलेस इलाज। यानी जो एम्स है और जो ईएसएच है उनके बीच कोलैबोरेशन हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों, अब जो पूर्व सैनिक हैं वो अब एम्स जाकर भी अपना इलाज करवा सकते हैं, वो भी कैशलेस। तो दोस्तों, एक ये खबर आई थी मेरे पास, ये मैंने आपको समझाई है। इसके लिए आप ईसीएचएस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप पॉली क्लिनिक से रेफर करा सकते हैं एम्स हॉस्पिटल में। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है उनकी पत्नी अपने पति की डिस्चार्ज बुक और डेथ सर्टिफिकेट और पीपीओ संभाल कर रखी है। मैं बात कर रहा हूं जिन पूर्व सैनिकों की डेथ हो गई है और फिर वाइफ या फिर स्पाउस फैमिली पेंशन ले रही है। अब उनको एक काम करना है कि जो आपके हस्बैंड है उनकी डिस्चार्ज बुक होगी, आप उसे लेमिनेट करा के सही से अपने पास रख लीजिए। फिर दोस्तों, जो डेथ सर्टिफिकेट है हस्बैंड का, पूर्व सैनिक का, वो भी आपको लेमिनेट करा के संभाल के रखना है। फिर दोस्तों, जो पीपीओ है वो भी आपको संभाल के रखना है। ये तीनों चीज आप लेमिनेट करा के रख लीजिए, क्योंकि आगे कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों, जैसे किसी को डेथ क्लेम लेना है बैंक से, तो दोस्तों उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है और भी कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, पीपीओ की जरूरत होती है। तो दोस्तों, जो आपके हस्बैंड है उनके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको संभाल के रखने हैं। मैं बच्चों को भी बोल रहा हूँ, बच्चों को भी मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। जो वाइफ है, स्पाउस है, उनको भी मैं एडवाइस दे रहा हूँ कि ये सारी चीजें अपने हस्बैंड की आप संभाल के रखिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। नेशनल स्टाफ साइट के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एनडीटीवी न्यूज के साथ हुए इंटरव्यू में बताया है कि हमने डिमांड रखी है भारत सरकार के पास कि 8 सीपीसी में पे लेवल भले ही अलग हो लेकिन फिटमेंट फैक्टर सभी का एक समान होना चाहिए। दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी। जो शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने भारत सरकार तक ये डिमांड पहुंचाई है। उन्होंने कहा है एक इंटरव्यू में कि जब भी 8 सीपीसी लागू हो तो उसमें जो फिटमेंट फैक्टर है पे मैट्रिक्स में वो एक समान होना चाहिए सभी रैंकों का। जी हाँ दोस्तों, 7 सीपीसी में
जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ है वो 8 सीपीसी में नहीं होना चाहिए। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो यूज हो रहे हैं उससे पेंशन में, वेतन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है पेंशन में। तो इस वजह से जो फिटमेंट फैक्टर है वो एक समान होना चाहिए 8th सीपीसी में, भले ही पे लेवल अलग अलग हो। जैसे कि 7 सीपीसी में पे लेवल अलग थे। लेवल 3 था सिपाही का, लेवल 4 था नायक का, लेवल 5 था हवलदार का, लेवल 6 था नायब सूबेदार का, लेवल 7 था सूबेदार का। तो इस तरीके से भले ही पे लेवल अलग अलग हो, लेकिन फिटमेंट फैक्टर इन पे लेवल में एक समान होना चाहिए सभी का, ऐसा कहा है। तो दोस्तों ये अच्छी डिमांड है, इससे डिफरेंसेस खत्म होंगे पेंशन में 8 सीपीसी में। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम हो जाएंगी अगर फिटमेंट फैक्टर एक जैसा रहता है, ऐसा इन्होंने कहा है। इससे मिनिमम और मैक्सिमम में वेतन के डिफरेंस को कम किया जा सकता है, यानी मैक्सिमम और जो मिनिमम है उसमें जो डिफरेंसेस है पेंशन में वो कम हो सकेंगे अगर फिटमेंट फैक्टर एक जैसा रखा जाता है। इससे पेंशन और वेतन संतुलित मिलेगी 8 सीपीसी में कर्मचारियों को या फिर पेंशनर्स को। तो दोस्तों एक डिमांड रखी गई थी, आप ये पूरी डिमांड पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते अगली जानकारी की तरफ। डिफेंस पेंशनर्स के लिए ओआरओपी में मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज के फॉर्मूले को खत्म किया जाए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ओआरओपी का फॉर्मूला, जिससे ओआरओपी टेबल बनाई जा रही है, जो आपको दी जा रही है, वो दी जा रही है मिनिमम और मैक्सिमम और फिर उसका एवरेज। तो दोस्तों ये खत्म करने की डिमांड करी गई है कि जो मिनिमम मैक्सिमम है, जो एवरेज है, वो ओआरओपी से हटाया जाए और आपको मैक्सिमम लेवल पे पेंशन दी जाए, टेबल बना के दी जाए। हालांकि दोस्तों इसका कोई 8 सीपीसी से कंसर्ट नहीं है, 8 सीपीसी से कोई लेना देना नहीं है। जो आपकी ओआरओपी 3 में पेंशन होगी उसी में फिटमेंट फैक्टर लगाया जाएगा आपकी पेंशन बढ़ाने के लिए। दोस्तों ओआरओपी 3 तो मिल गई, 5 साल बाद फिर आपको ओआरओपी 4 मिल जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ रूल्स चेंज किया जाए और जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ओआरओपी टेबल बनाने के लिए, एवरेज का, मिनिमम मैक्सिमम का, वो हटाने की मांग करिए कि एवरेज को हटा दिया जाए, क्योंकि एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम से ही आपकी पेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज से। तो एवरेज का फॉर्मूला हटा लिया जाए। ओआरओपी में सभी रैंक की पेंशन मैक्सिमम के आधार पर बढ़ाई जाए, यानी जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम के आधार पे पेंशन टेबल बनाई जाए, उसके हिसाब से आपकी पेंशन रिवाइज करी जाए। एवरेज को खत्म किया जाए। एवरेज दोस्तों बिल्कुल बेकार फॉर्मूला है, ये मैंने आपको बहुत शुरू में ही बता दिया था। मिनिमम पेंशन जितनी ली जाएगी, मैक्सिमम पेंशन ली जाएगी और एवरेज निकाला जाएगा, उस हिसाब से आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाएगा और कईयों की पेंशन तो माइनस में चली गई। तो इसलिए दोस्तों जो एवरेज है, मिनिमम, मैक्सिमम है, वो नहीं चाहते पूर्व सैनिक। इसकी जगह कोई दूसरा फॉर्मूला एडॉप्ट किया जाए ताकि आपकी मैक्सिमम पेंशन बढ़ोतरी हो सके। जब 8 सीपीसी आएगा जब तो आपको बढ़कर मिल जाएगी, हर एक की पेंशन बढ़कर मिलेगी। लेकिन अगर पेंशन में प्रॉब्लम को दूर करना है तो इसके लिए ओआरओपी में जो एवरेज यूज हो रहा है, मिनिमम मैक्सिमम यूज हो रहा है, उसको हटाना पड़ेगा, उसकी जगह मैक्सिमम को लेना पड़ेगा, मैक्सिमम। तब दोस्तों ये प्रॉब्लम दूर होगी पेंशन से रिलेटेड। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखेगा। वीडियो में ही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।